Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Muhammad Ishfaq Khan, your computer science teacher with lecture number 47. As you know that we are discussing about different types of decision making structures. Today we will discuss about another type of decision making structure which name is else if statement. ठीक है, यानी आज के लेक्चर में हम डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर की एक और टाइप के मुतालिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एल्स इफ स्टेटमेंट. ठीक है, सो प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 76. ये जिससे लिखा हुआ है कि द एल्स इफ स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन सिचुएशन वेयर अ डिसीजन इज़ टू बी मेड फ्रॉम सेवरल अल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन वेरियस कंडीशंस. ठीक है, यानी सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लें कि एल्स इफ स्टेटमेंट हम कब इस्तेमाल करते हैं. एल्स इफ स्टेटमेंट हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने डिसीजन लेना होता है, प्रोग्राम के फ़्लो का डिसीजन लेना होता है मुख्तलिफ़ कंडीशंस के बेस के ऊपर. तो उस वक्त हम कौन सी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं? एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं. इससे पहले हमने जो पढ़ा था एफ एल्स स्टेटमेंट, उसमें हम क्या करते थे कि एफ एल स्टेटमेंट हम उस वक्त इस्तेमाल करते थे जब हमने दो में से किसी एक स्टेटमेंट का इंतखाब करना होता था किसी एक कंडीशन की बेस के ऊपर. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कंडीशंस की तादाद भी ज़्यादा होगी और जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी तादाद भी, या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा होगी. ठीक है, पहले इसकी जर्नल फॉर्मेट को देखें. द फॉलोइंग इज़ द जर्नल फॉर्म ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट. जर्नल फॉर्म को डिस्कस करने से पहले ये बात नोट कर लें कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स हैं या लूप्स हैं उनके जो जर्नल स्ट्रक्चर्स हैं इनको जहन नशीन कर लें, क्योंकि ये अक्सर आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं कि जी व्हाट इज़ द जर्नल फॉर्म ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट. तो उसमें आपने ये लिखना होता है. ठीक है, तो एल्स इफ स्टेटमेंट का जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले आप एफ का कीवर्ड लिखते हैं, फिर कंडीशन 1 लिखते हैं, फिर आगे ब्रैकेट्स के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1, फिर एल्स कीवर्ड, एफ कीवर्ड और कंडीशन 2, फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 2. इस तरह जितनी भी कंडीशंस आपके पास होंगे वो सारे आप इस तरह एल्स इफ कंडीशन 3, एल्स इफ कंडीशन 4, एल्स इफ कंडीशन 5, इस तरह जितनी भी कंडीशंस आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, और लास्ट पे आप जो एल्स का कीवर्ड लिखेंगे ये कंडीशन के बगैर लिखेंगे. ये उस सूरत के लिए है कि अगर पिछली तमाम कंडीशंस फॉल्स हो जाएं तो फिर उस सूरत में प्रोग्राम ने क्या एग्जीक्यूट करना है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, समझ गए बात को. अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें कि सबसे पहले क्या होता है, द कंडीशन 1 इज़ एवेल्यूएटेड. ये 1 बाय 1 सारी कंडीशन को एवेल्यूएट करता है. तो सबसे पहले ये कंडीशन 1 को एवेल्यूएट करेगा. इफ़ इट इज़ ट्रू, यानी अगर कंडीशन ट्रू होती है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1 इज़ एग्जीक्यूटेड एंड कंट्रोल इज़ ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. तो फिर क्या होता है कि अगर कंडीशन 1 ट्रू होता है, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी और इसके एग्जीक्यूशन के बाद बाकी तमाम स्टेटमेंट स्किप्स हो जाएंगी और कंट्रोल इस क्लोजिंग ब्रेस के बाद जो स्टेटमेंट आ रही होगी उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगी. ठीक है, अच्छा, एफ द कंडीशन 1 इज़ फॉल्स. अगर कंडीशन 1 फॉल्स होती है देन कंडीशन 2 इज़ एवेल्यूएटेड. फिर क्या होती है कि ये बारी बारी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये बारी बारी तमाम कंडीशंस को एवेल्यूएट करता है. जो भी कंडीशन ट्रू होती है उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट कर देता है. तो दूसरे नंबर पे ये अगर कंडीशन 1 फॉल्स होती है तो ये क्या करता है, कंडीशन 2 को एवेल्यूएट करता है. अगर ये कंडीशन 2 ट्रू होती है तो इफ इट इज़ ट्रू देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 2 फॉलोइंग कंडीशन 2 इज़ एग्जीक्यूटेड. तो फिर ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 2 है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी जो इस कंडीशन 2 के बाद आ रही है. क्लियर है? अच्छा, अब जैसे नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है इन दिस मैनर कंडीशंस आर एवेल्यूएटेड 1 बाय 1. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इस तरीके से 1 बाय 1 सारी कंडीशंस चेक होती हैं. व्हेन एनी कंडीशन इज़ ट्रू, जब भी कोई कंडीशन ट्रू होती है तो द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग दैट कंडीशन इज़ एग्जीक्यूटेड. तो उस कंडीशन के फ़ौरन बाद जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ रही होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है और रेस्ट ऑफ द कोड इज स्किप्ड, और बाकी सारा का सारा कोड जो होता है वो स्किप हो जाता है एंड कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, और कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट पे ट्रांसफ़र हो जाती है. एफ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू,
जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती तो उस सूरत में क्या होगा, ये जो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट आ रही है ये एग्जीक्यूट होगी। तो ये यहीं पे लिखा हुआ है कि इफ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन द लास्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कीवर्ड एल्स इज एग्जीक्यूटेड। यानी अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर उस सूरत में जो लास्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो एल्स के कीवर्ड के बाद आ रहा है वो एग्जीक्यूट होगा। द एल्स ब्लॉक इज ऑप्शनल। और ये बात भी याद रखें कि ये जो लास्ट पे आपने एल्स ब्लॉक इस्तेमाल किया है, सॉरी यहाँ पे ये जो आपने लास्ट पे एल्स ब्लॉक इस्तेमाल किया है ये ऑप्शनल है। अगर आप इस्तेमाल करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप इसको इस्तेमाल करें ताकि अगर पिछली तमाम कंडीशंस फॉल्स हो जाएं तो उस सूरत में यूज़र को पता चले कि क्या हुआ है। क्लियर है? अच्छा, एफ a single statement is to be executed instead of block of statement then braces are not required। इसमें भी वही है कि अगर हर कंडीशन के बाद सिर्फ एक स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करनी है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट नहीं करनी है, तो फिर उस सूरत में आपको ब्रेसेस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें दो प्रोग्राम्स हैं एग्जांपल के तौर पर। द फॉलोइंग प्रोग्राम रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट्स द मैसेज वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी एक ऐसा प्रोग्राम आपने लिखना है जो यूज़र से नंबर ले और फिर उस नंबर को वो बताए कि ये आपने पॉजिटिव नंबर एंटर किया है, नेगेटिव एंटर किया है या ज़ीरो एंटर किया है। तो ये आपके सामने कोड लिखा हुआ है। उसी तरह सबसे पहले हेडर फाइल्स हैं, मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले आपने इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल लिया एन के नाम से, फिर सी आउट स्टेटमेंट की मदद से आपने यूज़र से नंबर मांगा कि एंटर अ नंबर। अब यहाँ पे यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो इस सी एन स्टेटमेंट की मदद से एन को असाइन हो जाएगा, यानी वो नंबर एन के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या किया देखें, सबसे पहले आपने कंडीशन इस्तेमाल की है कि एफ एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। यानी आपने जो भी वैल्यू एंटर की है उसको आप कंपेयर करेंगे कि वो ज़ीरो से ग्रेटर है या नहीं है। अगर वो ज़ीरो से ग्रेटर हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, सी आउट एन इज़ अ पॉजिटिव नंबर, और बाकी सारी स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी और कंट्रोल यहाँ पे गेज पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर कंट्रोल यहाँ पे आएगा, इस स्टेटमेंट को टेस्ट करेगा कि एफ एन इज स्मॉलर देन ज़ीरो। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, पिछली स्किप हो जाएगी और ये एल्स वाली जो है ये भी स्किप हो जाएगी और कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो भी नहीं है, स्मॉलर देन ज़ीरो भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ज़ीरो है। तो फिर उस सूरत में एल्स वाली जो स्टेटमेंट है ये सूरत जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी, सी आउट एन इज इक्वल टू ज़ीरो, और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, कंपाइल किया हुआ है, इसको रन करते हैं। देखें, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक नंबर एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज 58। पॉजिटिव नंबर है तो आना चाहिए कि 58 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। तो ये देखें 58 इज़ अ पॉजिटिव नंबर आपके पास आ गया है। क्लियर है? इसी तरह दूसरे नंबर पे मैं एंटर करता हूँ -14, नेगेटिव नंबर है तो आना चाहिए कि -14 इज़ द नेगेटिव नंबर। ये आपके पास आया कि -14 इज़ द नेगेटिव नंबर। ठीक है, तीसरे केस में मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ज़ीरो एंटर करता हूँ तो आना चाहिए कि ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास आया कि ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल करेक्ट प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, अच्छा दूसरा जो प्रोग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट्स ग्रेड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू द गिवन स्कीम। यानी आपने यूज़र से नंबर लेने हैं, ठीक है, और फिर उन नंबर्स के को आपने इस क्राइटेरिया पे डिवाइड करने कि उसका ग्रेड क्या है। अगर उसके ग्रेड मार्क्स 80 से यानी कि ग्रेटर हुए, यानी मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है और स्मॉलर देन इक्वल टू 100 है तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, स्मॉलर देन इक्वल टू 79 है तो बी आना चाहिए। इसी तरह मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है और स्मॉलर देन इक्वल टू 69 है तो सी आना चाहिए। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है और स्मॉलर देन इक्वल टू 59 है तो डी आना चाहिए। और अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है लेकिन स्मॉलर देन इक्वल टू 49 है तो क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को देखें कि इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे,
ये आपके सामने लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने मेन फंक्शन के अंदर इंटीजर डेटा टाइप का एक नंबर लिया मार्क्स के नाम से। दूसरा, आपने चार यानी कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल लिया ग्रेड के नाम से। फिर यूज़र से आपने नंबर मांगे कि सी आउट इंटर द मार्क्स, और साथ ही ब्रैकेट में बता दिया कि मैक्सिमम वैल्यू आप 100 तक एंटर कर सकते हैं। ठीक है। अब यूज़र यहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो इस स्टेटमेंट की मदद से असाइन हो जाएगी किसको, मार्क्स को। क्लियर है। अब आगे काम स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये इस स्टेटमेंट को कंपेयर करेगा यूज़र की इंटर शुदा वैल्यू के साथ कि अगर वो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो ग्रेड को वैल्यू असाइन हो जाएगी किसकी, ए की। अगर ये ट्रू होता है तो ठीक, नहीं होता है तो नेक्स्ट पे वो चला जाता है। एल्स एफ, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो ग्रेड को वैल्यू असाइन हो जाएगी किसकी, बी की। अगर ये ट्रू होता है तो गुड, अगर नहीं होता तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। एल्स एफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 60 है, ठीक है, तो उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी सी की। ठीक है। अगर ये भी फॉल्स होता है तो फिर वो इस स्टेटमेंट पे आएगा, उसको कंपेयर करेगा कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है और या नहीं है। तो अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ग्रेड को वैल्यू असाइन हो जाएगी डी की। और अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो फिर लास्ट पे ऑटोमेटिकली उसको ग्रेड को वैल्यू असाइन होगी इस स्टेटमेंट की मदद से एफ की। ठीक है। और फिर इस सी आउट स्टेटमेंट की मदद से आपके सामने ग्रेड जो है वो डिस्प्ले होगा। क्लियर है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये आपके सामने एग्जीक्यूट हुआ। पहले नंबर पे मैं 85 एंटर करता हूँ, ग्रेड ए आना चाहिए, योर ग्रेड इज ए। ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं एंटर करता हूँ 75, ग्रेड बी आना चाहिए, योर ग्रेड इज बी। ठीक है। तीसरे नंबर पे मैं 65 एंटर करता हूँ, योर ग्रेड इज सी। फिर मैं 50 एंटर करता हूँ लेट सपोज, तो ग्रेड क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है। अब लास्ट पे मैं एंटर करता हूँ लेट सपोज 35, तो ग्रेड क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, योर ग्रेड इज एफ। ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़र से नंबर लेके उसका ग्रेड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस, स्टे सेफ।